लड़कियों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड बेस्ट है। जब लड़की अपने बाबा के लिए रोटी बना के दे सकती है कि आप खेतों में खाओ, तो लड़की अपने बाबा के साथ जा भी सकती है और कर भी सकती है। मैं तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ गर्ल, अब तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मेरा कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था। बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं आप इतना कमा लेती होंगी, आप इतना टैक्स दे देती होंगी, तो इट्स अ काइंड ऑफ मतलब करोड़ में पहुंच जाता है। अब 5 CR रहता है हम लोगों का। जो हमने शुरुआत करी थी तो हमने सिर्फ एक मेंबर से स्टार्ट करी। अब जो हमारे पास पूरी टीम, तो लगभग हमारी 60 से 80 लोगों की पूरी टीम है। मेरठ में तो वैसे 3-4 यूनिट्स थी, लेकिन अब इतनी यूनिट्स हो गई हैं, इतनी यूनिट्स हो गई, लेकिन जब भी फैल नहीं रही है चीजें। केचुए पे आप इतना फोकस कर रहे हो, आप अगर इतना वर्मी कंपोस्ट पे फोकस करो तो आपका बिजनेस कहाँ तक पहुँच सकता है। वर्मी कंपोस्ट किसानों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। आप कंपोस्ट की बात करते हैं तो लोगों के मुंह बन जाते हैं, है कंपोस्ट से तो बदबू होगी। मैंने कहा और कंपोस्टिंग से बदबू वगैरह कुछ नहीं जाएगी, लेकिन उन्होंने रिपल्जन करा, उन्होंने केस वेस दायर कर दिया, तो जिसकी वजह से वो मुझे लैंड नहीं मिली। जब मैंने बीटेक करा तो अब मैं गोबर में जाने लगी। आज तक मैं गाँव में कभी गई नहीं थी, तो मेरे मम्मी तो बिल्कुल रोना धोना स्टार्ट, ये क्या गोबर ओबर के काम में पड़ रही हो तुम। तो मम्मा ने तो खूब स्कोल्ड करा, लेकिन मेरे भाई और मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करा। जब मैं खाद की बात करती थी किसानों से कि प्लीज खाद ले लो, तो वो मेरी सुनते तो बहुत शौक से थे क्योंकि मैं शहर से आती थी, लेकिन लेता कोई नहीं था। वो कहते थे अरे हमारे ढोरों का इतना गोबर है, हम वही डाल लेंगे अपने खेतों में। फिर PM मोदी सर तक मेरी वीडियोस गई कि किस तरीके से काम हो रहा है मेरठ में और शहर के बीच में हो रहा है। जो लोग मुझे अलग अलग निगाहों से देखते थे ना, तो उनकी एकदम से वर्ड्स चेंज हो गए कि अरे भाई हमें तो पता था ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी। वर्मी कंपोस्टिंग में अगर कोई हाथ पैर मार रहा है तो 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में। 2016 की बात है, जब मैं गांव में काम करती थी लैंड लीज पर लेके, तो किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी कि ये लड़की नकली खाद बनाती। इंस्पेक्शन ऑफिसर थे मेरे पास, कस्टमर बन के आए, पुलिस का छापा, दबिश टाइप्स। वो कहने लगे कि भाई तुम नकली खाद बना रही हो, कहाँ है तुम्हारा गोडाउन, दिखाओ मटेरियल कहाँ है तुम्हारा। और मेरे को अगर कोई आके कुछ भी कह देता था तो मैं तो रोने लगती थी। वर्मी कंपोस्ट है, वो कह रहे वर्मी कंपोस्ट कब से नकली खाद हो गई। वो खुद शौक में। दोस्तों आज की वीडियो खास होने वाली है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है उसमें खेती के बारे में आपको बताया, लेकिन ये वाली वीडियो में आपको इंस्पिरेशन मिलेगा एक ऐसी लड़की से जो कि पिछले 10 साल से वर्मी कंपोस्टिंग कर रही है और उसको इतने आगे लेके जा चुकी है कि उसमें 6 से 7 करोड़ सालाना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें कर रही है। उन्हें इसमें कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इससे आगे बढ़कर वो इस लेवल पर बिजनेस को लेके आ गई है कि उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिखाया है। इसके अंदर में कई सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे हमने आपको बताया लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन। दूसरा एक मेन चीज़ है इसके अंदर में कि जो वर्मी कंपोस्टिंग है वो असल में वर्मी कंपोस्ट के बारे में है या केंचुओं के बारे में, बिजनेस है क्या, इस सारी चीज़ों में भी बात करेंगे। कई सारी इसके अंदर में धांधली भी है। धांधली ये कि लोग बाग केंचुआ बेचते हैं, केंचुए को अर्थवॉर्म जो नॉर्मल अर्थवॉर्म्स होते हैं उन्हें भी बेच देते हैं। तो ऐसी सारी दिक्कतों का सामना करते हुए और बिजनेस इतना बेकार है कि लोग बाग कर रहे हैं और फेल होते जा रहे हैं। 90% के समथिंग में ये फेल हो चुके हैं बिजनेस में। वो कैसे सस्टेन कर रही है और वो भी पिछले 10 सालों से इतना बेहतरीन रेवेन्यू के साथ में। ये सारी चीजें आज हम जानेंगे सना जी से, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। नमस्ते सना जी। नमस्ते रॉबिन जी। सना जी, पिछले 10 साल में आपने वर्मी कंपोस्टिंग पे बहुत काम किया है और एक मार्केट लीडर के तौर पे आप उभरे हैं, तो इसके अंदर में आना कैसा हुआ आपका? मैं एक्चुअली बीटेक बायोटेक हूँ। मैंने IMS इंजीनियरिंग से कॉलेज से बीटेक बायोटेक करा था गाजियाबाद से। 2012 से 2016 का मेरा बैच था एंड इन बिटवीन मेरा एक प्रोजेक्ट था वर्मी कंपोस्ट का, जिसमें मैंने वर्मी कंपोस्टिंग करी थी डिफरेंट किचन वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कैटल डंग। तो जब मैंने देखा कि हाँ इससे बहुत अच्छा यूज़फुल प्रोडक्ट बन रहा है एंड इसे अगर हम अपनी एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसानों की आय भी दोगुनी हो सकती है और हमें ऑर्गेनिक आउटपुट मिल जाएगा, जिसकी इस टाइम भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग केमिकल का इतना खाना खा रहे हैं, केमिकल का इतना सेवन हो रहा है कि हमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही सोच रख के मैं इस फील्ड में आई। मैंने इन बिटवीन ही, इवन मेरा बीटेक भी क्लियर नहीं हुआ था, मैंने 2014 में ही वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करा कमर्शियल लेवल पर। ऑल्दो कमर्शियल लेवल पे वो भी मैंने कम ही बेड से स्टार्ट करा था, 50 बेड से।
तो जितना प्रोड्यूस आता था वो प्रोड्यूस मेरा कंज्यूम हो जाता था और मार्केट में सेल आउट हो जाता था। तो कौन से सन की बात है ये मैंने 2014 में स्टार्ट करा था, नवंबर में। या। तो पूरा 10 साल आपको तकरीबन जी होने जा रहा है। 27 नवंबर 2014 से मैंने स्टार्ट करा था। जी जी। वर्मी कंपोस्ट जैसे बेसिक मैं समझना चाहता हूँ कि है क्या, अगर किसी लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को पता है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो केचुए के इस्तेमाल से बनती है। इसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो कि गलने सड़ने वाला कचरा होता है। जब इसे केचुआ खाता है और उसके इंटेस्टाइन से वो पास होके एक्सक्रीटा बनता है, उसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक बहुत हल्की खाद होती है और उसे ज़मीन बहुत अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। न्यूट्रिएंट की मात्रा भरमार होती है इसमें। और अभी फिलहाल में रेवेन्यू क्या आ रहा है, और जैसे फर्म का नाम क्या है? मेरी फर्म का नाम है SJ ऑर्गेनिक्स, सॉइल जंक्शन ऑर्गेनिक्स। एंड रेवेन्यू हमारा रहता है, मतलब किसी साल में इट इज़ इन CRs, करोड़ में रहता है। एंड मतलब मैं स्पेसिफाई इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आता है फिर लिख के कि आप रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अलग अलग होता है। पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं आप इतना कमा लेती होंगी, आप इतना टैक्स दे देती होंगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब करोड़ में पहुंच जाता है। अब 5 CR रहता है हम लोगों का, कभी 10 CR भी हो जाता है, कभी 10 CR अबव भी चला जाता है, कभी लो भी हो जाता है। तो ये कितने तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग होता है? देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग 3 तरीके से होता है। अगर हम बात करते हैं एशियन टाइम में लोग ब्रिक मेथड से करते थे, जिसमें हम ब्रिक की एक 4 दीवारी करके हम गोबर डालते थे या कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते थे एंड उसमें केचुआ छोड़ते थे। तो वो हो गया एक ब्रिक मेथड और पिट मेथड कह सकते हैं। एक होता है विंडरोज मेथड जो कमर्शियल स्केल पर इंडिया में अब सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। उसमें हम पॉलीथिन बिछा के या सीमेंटेड फर्श करके अपने बेड्स को कबरनुमा शेप दे देते हैं और उसमें केचुआ छोड़ देते हैं। एंड तीसरा जो अब किचन गार्डन वाले भी कर रहे हैं, उसमें हम वर्मी बेड्स के थ्रू करते हैं, जिसमें एक HDPE बेड होता है, वर्मी बेड। उसमें हम गोबर डालते हैं एंड फिर हम गोबर से वर्मी कंपोस्ट निकालते हैं। तो ये 3-4 मेथड्स हैं जिससे हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। तो तीनों के मतलब कि इसमें अलग अलग कुछ ना कुछ फायदे होंगे और कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होंगे। तो आपने कहा विंडरो मार्केट में इस टाइम पे सबसे ज्यादा कमर्शियल लेवल पे क्यों है, और दूसरों के फायदे और नुकसान क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिट मेथड की बात करते हैं, एक तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतनी आ जाती है। इवन जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पिट मेथड को करती है क्योंकि उसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन जो किसान है उसका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लग जाता है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा। अगर आप शुरुआत में ये सोचो कि मैं 100 बेड से स्टार्ट करूंगा तो उसमें कॉस्टिंग ही 20 से 30 लाख की आएगी। अगर आप लेबर से कहोगे कि आपको बेड के अंदर घुस के काम करना है, गोबर के अंदर खड़े होकर काम करना है, तो कोई ज़्यादा जल्दी काम नहीं करता। तो ये एक तरीके से माइंडसेट है, लेबर आसानी से नहीं मिल पाती है। प्लस उसमें हीट ट्रैप होने का खतरा होता है। आप चाहे कितना भी पानी लगा लीजिए, वो हीट गर्मियों के मौसम में जाती नहीं है। प्लस अगर हम गर्मियों में पानी लगाएंगे तो हमें वर्मी कंपोस्ट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हमेशा जब भी बेड से उतारते हैं तो सूखा उतारते हैं। फिर बात करते हैं हमारा वर्मी बेड मेथड। इसमें हमारा जो बेड होता है वो हमारा मोबाइल बेड होता है। मींस आज हमने इधर रख लिया है तो कल हम इधर भी रख सकते हैं, प्लस हम उसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है कि बेड में बिल्कुल लेबर को झुक के काम करना होता है, लेबर को ईज बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा बेड का फटने का खतरा होता है, क्योंकि जब हमारी लेबर, अगर हम कमर्शियल स्केल पे जाएंगे तो लेबर ऑब्वियसली फावड़ा चलाएगी एंड फावड़ा अगर बेड पर लग जाता है तो बेड फट जाता है, जिससे केचुए वगैरह बाहर निकलने का डर रहता है। प्लस उसमें चोकिंग हो जाती है बेड में। मीन्स अगर ज़्यादा पानी भर गया है तो हमारा बेड बिल्कुल चोक हो जाएगा, उसमें एयर पास होने की जगह नहीं रहती। फिर आता है हमारा विंडरोज मेथड। इट्स कम्प्लीटली सिंपल मेथड। सिंपल पॉलीथिन बिछा के हम कबरनुमा शेप दे देते हैं अपने बेड्स को। कबरनुमा शेप देने के बाद हम अर्थवॉर्म छोड़ देते हैं। ऊपर से या तो आप बोरी से कवर कर सकते हैं, लेकिन हम जो किसानों को कहते हैं आप पुराल से कवर करिए। एक जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो यूटिलाइज होगा। प्लस पुराल में नाइट्रोजन कंटेंट मैक्सिमम लेवल का होता है, तो हमारी वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन कंटेंट मिल जाता है। अगर हमारे बेड का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे पुराल में वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, तो कहीं ना कहीं केचुआ अपनी जान बचा के पुराल में आ जाता है। बारिश में हमने उसको रेनकोट पहना रखा है, जितना पानी एब्जॉर्ब करना है उतना एब्जॉर्ब करेगा, सब साइड से निकाल देगा। फिर हमने सर्दियों में उसको कंबल उड़ा रखा है, मीन्स वो अपने अंदर गर्माई बना के रखेगा। प्लस इसमें खर्चा भी कुछ नहीं है, आपको पिट नहीं बनानी, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप स्मॉल स्केल पर काम करना चाह रहे हैं, सिंपल अपने बेड्स लगाइए और अपने
खाद बना के अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई वर्मी बनाता है, जैसे आपने केंचुआ का, यूजुअली लोग बाग कहते हैं हमारे खेत में तो बहुत सारे केंचुए हैं, इससे वर्मी बना लेंगे हम, और इसकी ज़रूरत क्या है, तो वर्मी कैसे बनता है? अगर सिंगल बेड की बात करें, डायमेंशंस क्या होते हैं, क्या केंचुआ डालेंगे, क्या है, पूरे कैलकुलेशंस बताइए। अगर हम वर्मी बेड की बात करते हैं तो इसमें केंचुआ ऐसा होना चाहिए कि जो डीप बोरोइंग ना हो, मतलब वो नीचे ना चला जाए। जो वर्मी कंपोस्ट है वो ऊपर वाली लेयर में बनाना है, तो हमें एपिजेइक अर्थवॉर्म की ज़रूरत है अपने खेत में। जो आपका केंचुआ अगर आप हाथ में लेते हैं, अगर हाथ में भी ना लें तो आप एक स्टिक से उसे हटा के देखिएगा, वो हटेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा लेजी केंचुआ है। अच्छा। वो नीचे रहता है, बिल्कुल डीप बोरोइंग होता है, वो नीचे वाली सतह में रहता है, वो ऊपर वाली सतह में नहीं रहता है, सिर्फ बारिश में निकल के आता है वो केंचुआ। तो वो हमारे काम का नहीं होता, प्लस वो गोबर नहीं खाता है, ना ही वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खाता है, वो मिट्टी का केंचुआ होता है। जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं आइसीनिया फेडिटा, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज़, या फिर आप पेरियोनिक्स एक्जिक्यूवेटस यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एन अफ्रीकन स्पीशीज़। ये दोनों ऊपर वाली सतह में काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पेरियोनिक्स है वो जो वर्मी कंपोस्ट देगा, ऑल्दो न्यूट्रिएंट रिच वर्मी कंपोस्ट होगी, सारी वर्मी कंपोस्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वो ब्राउन कलर की होती है। तो कस्टमर के माइंड में एक सेट है कि नहीं, वर्मी कंपोस्ट मीन्स चाय की पत्ती वाली वर्मी कंपोस्ट ब्लैक कलर की। तो इसलिए लोग पेरियोनिक्स यूज़ नहीं करते हैं। आइसीनिया फेडिटा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल केंचुआ है जो हम यूज़ करते हैं। बहुत फास्ट होता है केंचुआ ये, आप अगर हाथ पे लेंगे तो बहुत जल्दी मूव करेगा, बिल्कुल 1-2 उंगल बराबर होता है। अगर कोई कहता है कि हमारा केंचुआ बहुत मोटा है, बहुत हेल्दी है और बहुत बड़ा केंचुआ है, तो दैट इज़ नॉट आइसीनिया फेडिटा। आजकल लोग मिक्स ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। आपको लगेगा आपने अपने बेड्स में आइसीनिया फेडिटा डाला हुआ है, लेकिन वो ल्यूम्ब्रिकस स्पीशीज़ है और वर्मी कंपोस्ट आपकी बनेगी नहीं। अब इसमें अगर कोई एक बेड से बनाए तो क्या उसका कैलकुलेशंस है? बेड की बात करते हैं तो हम जो बेड की चौड़ाई रखते हैं वो 4 फीट रखते हैं, ये फिक्स है। हाइट जो रखते हैं वो 1.5 फीट रखते हैं, ये फिक्स है। क्यों? एक तो 4 फीट पर लेबर का ईज रहता है, बहुत आराम से काम करता है, हीट ट्रैप नहीं होती है हमारे बेड में, और इसमें जो हमारी पॉलीथीन का साइज़ आता है वो मिल जाता है। हमारी जो पॉलीथीन होती है वो 18-1 का बंडल आता है, मींस 9 फीट चौड़ी पॉलीथीन होती है। उस पर सेट ऑफ बेड बनाते हैं हम लोग, 4-4 फीट और हाफ फीट हम साइड में छोड़ देते हैं ताकि केंचुआ जंप ना करें। ईंट वीट रखने के लिए भी, ईंट वीट रखने के लिए तो ये रहता है। और इसकी लेंथ हम कितनी भी बढ़ा चढ़ा सकते हैं। हर 1/4/1.5 फीट में 50 kg ऑफ गोबर यूटिलाइज होता है। कितने एरिया में बताया? 1 × 1.5 × 4 फीट। अच्छा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बेड 10 फीट का है, 10 फीट लंबा बेड है, तो लेंथ तो उसकी 10 फीट हो गई, विथ हो गई उसकी 4 फीट और हाइट हो गई उसकी 1.5 फीट। तो उसमें जो गोबर यूटिलाइज होगा वो होगा हमारा 500 kgs। अच्छा। तो अगर हमारा 20 फीट है बेड की लेंथ, तो उसमें 1 टन हो जाएगा। अब इसमें कितना वो डलेगा? अगर 10 फीट वाला हम करें जिसमें 5 क्विंटल हमने डाल दिया गोबर, केंचुआ कितना डालेंगे उसमें और कितना वर्मी कंपोस्ट निकलेगा? अगर आप 10 फीट का बेड बना रहे हैं तो 10 kg केंचुआ डलेगा। 20 फीट का बेड बना रहे हैं तो 20 kg, इस हिसाब से डलता है, डिपेंडिंग अपॉन लेंथ कितनी जा रही है। लेकिन आपका विड्थ 4 होना चाहिए उसमें और हाइट 1.5 होना चाहिए। 1.5 होना चाहिए। तो आप लेंथ जिस हिसाब से बढ़ाते रहेंगे, 10 पे 10, 15 पे 15, 20 पे 20, और 5 क्विंटल पे आउटपुट कितना निकलेगा? आउटपुट लगभग 40 to 50% निकलता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितना पुराना है और कितना उसमें मॉइस्चर था। अच्छा। देखिए, वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट जो निकलती है उसमें मॉइस्चर की मात्रा हो जाती है कम, जो भी हमारा वेस्ट है, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा हो जाती है कम, ताकि सॉइल अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, वो कहते हैं हमने तो 1 टन गोबर डाला था, बताओ हमें तो 400 से 500 किलो खाद मिली है और हमारा गोबर कहाँ गया? आपका गोबर कहीं नहीं जाता, आपके गोबर का वेट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसे अर्थवॉर्म ने खा लिया। ये नेचुरल टेंडेंसी है इस ऑर्गेनिक अर्थ की भी, कि जो भी कोई भी चीज़ होती है वो गलने सड़ने वाली होती है, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कम होता है।
तो सेम केस वर्मी कंपोस्ट पर भी एप्लीकेबल होता तो है। 5 क्विंटल में से मतलब कि 2 क्विंटल अपना हाँ, करीब में निकलेगा। जी। और केंचुआ कितना बढ़ जाता है? जैसे आपने 10 किलो डाला 10 किलो डाला है तो केंचुआ कितना निकल के आएगा फिर उस देखिए बेड पे से? उसमें ना डिपेंड करता है हर सीजन में। जैसे विंटर्स हैं, अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो विंटर्स में कहते हैं कि हाँ हमारा अर्थवर्म मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसमें हमारा अर्थवर्म ब्रीडिंग पर भी है और खाने पर भी है। अगर हम बात करते हैं समर की, गर्मियों में वो ब्रीडिंग पर जाता ही नहीं, उसे उसके पास ऑलरेडी टेम्परेचर इतना हाई है, वो ब्रीड पर क्यों जाएगा, वो खाना खाता है, तो उसमें मात्रा कम रहती है हमारे केचुए बढ़ने की। बरसात में वो ब्रीडिंग पर भी रहता है, खाने पर भी रहता है, और उसका ऑप्टिमल टेम्परेचर चल रहा होता है। सितंबर से लेके मार्च तक ऑप्टिमल पीरियड है ब्रीडिंग का। उसके बाद का हम ब्रीडिंग गिनते ही नहीं कि ब्रीड कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। उस टाइम हमें भी ये अर्जेंसी रहती है कि हमारा केचुआ बस लाइव रहे, चाहे वो ब्रीडिंग ना करे, कोई बात नहीं, हम उसे आगे के 6 महीने में ब्रीडिंग करा लेंगे। कितना निकल के आएगा वैसे? लगभग 10 से 15 to 18 kgs हो जाता है। 80% के समथिंग में हाँ, बढ़ जाता है, जी, 50 जी, से जी, 80% जी, के जी, समथिंग में। जी, जी। तो इसमें जैसे गोबर का इस्तेमाल होता है, अगर किसी के पास में गोबर ना हो, क्योंकि गोबर आज के टाइम पे एक रेयर कमोडिटी हो गई है, क्योंकि गाय भी नहीं है लोगों के पास में, तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हम इसमें जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट करेंगे वो प्री डाइजेस्टेड होना चाहिए। अब प्री डाइजेस्टेड कैसे होना चाहिए? डिफरेंट डिकम्पोजर्स मिलते हैं मार्केट में, आप उस डिकम्पोजर के स्प्रे से आप उसको प्री डाइजेस्टेड बना सकते हैं। मीन्स वो थोड़ा गल सड़ जाए, क्योंकि केचुआ जो है वो तभी खाता है जब उसको कोई मटेरियल ऐसा मिले जिसमें लिक्विड कंटेंट हो। अब अगर हम ऐसे ही सूखा डाल देंगे तो उसमें लिक्विड कंटेंट है ही नहीं, केचुआ ऊपर ही पड़ा रहेगा। तो लगभग 15 to 20 डेज पुराना कोई भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे आप अर्थवर्म अगर डालते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन साइकिल पीरियड जो है वो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि गोबर से तो हमें बहुत जल्दी खाद मिल जाती है, हम अपना साइकिल 2.5 महीने में कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमारा साइकिल पीरियड 3 to 4 मंथ्स का बढ़ जाता है। मतलब कि जितने में वो तैयार करता है वो सेमी अमाउंट ऑफ अपना खाद को। और वैसे क्या लाइफ रहती है इसकी? अर्थवर्म की लाइफ देखिए, अगर मैं थीसिस की बात करूं, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इसे, अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें टैगिंग सिस्टम होता नहीं, हम देख ही नहीं सकते कि जो बेड में हमने आज केचुआ डाला है आपको क्या वो पता कल है मिलेगा, कौन से हाँ, वाला कौन सा रामू वाला है, काकू है। और अगर आप उसे एक जार में बंद करके देखेंगे तो आपने उसकी पूरी लाइफ साइकिल आप कवर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको एक तरीके से बाउंड कर दिया है। तो अकॉर्डिंग टू थीसिस नियर अबाउट 2 to 3 years होती है इसकी लाइफ साइकिल। अच्छा, 3 साल तक जी जाता है? 3 साल तक जी जाता है। और ये सारे जितने भी फिगर्स मैं बता रही हूँ, ये सारे इंटरनेशनली मतलब उन लोगों ने स्टडी करा हुआ है, क्योंकि हम नहीं देख पाते कि हमारे को तो हर बार नया केचुआ मिलता है, हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से सारा नया केचुआ है, लेकिन ये उनके हिसाब से 2 से 3 साल आराम से ये जी जाता है। और फिर ये जैसे आपने बताया कि रिप्रोडक्टिव अपना वो मार्च से उसमें आता है, रिप्रोडक्शन में कितने अंडे दे देता है? देखिए क्या होता है, जैसे जब इसका क्लाइटेलम फॉर्म होता है, लगभग ये 6 मंथ्स का इसका साइकिल होता है जो इसमें ये क्लाइटेलम फॉर्म हो जाता है। क्लाइटेलम क्या, ज़्यादा टेक्निकल हो गया हमारे लिए? ये क्लाइटेलम होता है जिससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं अच्छा। एग्स। तो उसमें ये लगभग एक टाइम में 30 एग्स दे देते हैं ये। अच्छा। तो वो 30 एग्स पर अब ये है कि एफिनिटी होती है कि कौन से एग में से बच्चा आएगा और कौन सा जिएगा, तो ये भी डिपेंड करता है। अब इसमें वर्मी कंपोस्टिंग में एक जो मुझे लगता है बड़ा खाद जो बनाते हैं वो बोन और ब्लड का उसका भी बनाते हैं, और इसके अंदर जैसे खाद वर्मी कंपोस्ट है, इसके अंदर केंचुआ अपना मरता भी है और फिर दोबारा उसके जीता भी है, दोबारा आता भी है। क्या इस वजह से भी तो वर्मी कंपोस्ट बैटर मतलब कि वो नहीं है खाद? नहीं, देखिए क्या होता है, एक मिट्टी है, मिट्टी में कितने जीवाणु होते हैं। अब वो जीवाणु बन भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, और जहाँ पे बन और मरने की साइकिल चल रही है वो मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि वो एक लाइफ को सपोर्ट कर रही है। ऐसे ही इसके साथ है, अगर वो मर भी रहे हैं तो उसमें फाइबर और आपका प्रोटीन कंटेंट बढ़ रहा है, तो आपकी वर्मी कंपोस्ट बहुत उम्दा किस्म की निकली है। और जो आप हड्डियों का गलने सड़ने, वो होती है बोन मील। बोन मील जो है वो जो काम करती है वो कैल्शियम का काम करती है, कैल्शियम सप्लीमेंट का काम करती है। और वर्मी कंपोस्ट एक तरीके से शुद्ध देसी थाली है, आप शुद्ध देसी थाली ऑफर कर रहे हो ज़मीन को, तो उसके अंदर तो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं प्लस माइक्रोब्स भी हैं। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है ना, अभी भी फिलहाल में
सिर्फ और सिर्फ किचन गार्डन तक सीमित है, जैसे कि गमलों में हमने डाल लिया। 10 सालों के अंदर हमें इतना बहुत ड्रास्टिक अंतर इसमें देखने को नहीं मिला कि खेतों तक ये अच्छे लेवल पे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन उस लेवल पे पहुंचे। ऐसा क्यों, और किचन गार्डन तक सीमित क्यों, और क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या है ना इसमें ना, अभी ना एक तो गवर्नमेंट जब तक रोल इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, जैसे इफ्को और डाई को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू सब्सिडी, किसान आएगा नहीं। और इवन जो नॉर्थ का है, यूपी का किसान कृषि विभाग से जब तक इसकी एक बूस्ट नहीं लेगा तब तक नहीं आएंगे। वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट को, लेकिन बहुत अलग ढंग से कर रहे हैं। वो 6-6 हज़ार की स्कीम निकालते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनती नहीं है किसानों से। फिर वो वर्मी कंपोस्ट के ड्रॉबैक्स आते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, ये तो गोबर की खाद है। इसमें एक हंसी की बात बता देता हूँ, मैंने भी देखा था, एक ने लगाया था, सरकार ने दिया था, तो उसने अपनी जो ट्यूबवेल होती है उस पर हम कमरा डाल के रखते हैं, उसके अंदर छोटा सा 4 फीट पे गोबर, और उसने कहा मैंने केंचुआ इसके अंदर डाल रखा है। और केंचुआ 2 किलो, मतलब 3 टन गोबर पे 2 किलो केंचुआ कैसे काम कर 2 जाएगा? 2 किलो तो छोड़ो, उसे ये नहीं पता इस पे पानी भी डालना, करना क्या है करना। उसने कहा अब ये बन जाएगा, अब मैं 2 महीने बाद देखूंगा, और मेरा तो केंचुआ बस मजा आ जाएगा। और फिर वो जाके देखा होगा तो वो कह रहा होगा कि अरे केंचुआ तो है नहीं, ये बेकार में ही नई स्कीम दे दी, चलो मेरा तो 6,000 रुपए का फायदा हो गया, छोड़ो। वो ऐसे खत्म हो गया, ये कोई फायदा नहीं ना। जब तक हमारे ब्लॉक लेवल पर वर्मी कंपोस्ट पे सब्सिडी मिलकर और सब्सिडी और गवर्नमेंट वर्मी कंपोस्ट सप्लाई नहीं होगी किसानों के पास, तब तक नहीं होगा। अब जैसे शुगर केन की मैली है, मैली किसान यूज़ कर लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि गन्ना मील जो है वो उस पर सब्सिडी देते हैं और कहते हैं कि हम पैसे आपके गन्ने में से काट लेंगे। तो किसान को रिलायंस है, चलो कोई बात नहीं, मेरे पैसे थोड़े भी कटेंगे, कोई बात नहीं, कटने दो, मैं इनकी खाद डाल लेता हूँ। ऑल्दो मैली में इतना सल्फर कंटेंट है, लेकिन फिर भी किसान यूज़ कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट किसानों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ना ही कोई अवेयरनेस कैंप हो रहा है। अवेयरनेस कैंप क्या करते हैं वो, आप जीव अमृत बना लीजिए, जीव अमृत बनाइए और घर में आप घोल बनाइए, ये बनाइए। आप बोल तो रहे जीव अमृत, ये ध्यान रखना, आएगा कमेंट। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए जीव अमृत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब तक उस पर सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं होंगी तो वो चीज़ नहीं है सही। चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने घर में बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही ढंग से बनाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने बेनिफिट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ सरकार से पैसा उठा के और कि ठीक है बनता रहेगा, और इसी का ड्रॉबैक है कि हमारे किसान जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वर्मी कंपोस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर आता है कि किसान को चाहिए होता है एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट। देखिए, क्या अभी आपने अपनी ज़मीन को दवाइयों की आदत डाल रखी है, अब आप एकदम से कहो कि किसी इंसान को जो बहुत पीता है और बहुत एडिक्टेड है, और आप उसे कहो कि नहीं अब नहीं मिलेगी तुम्हें, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो इंसान ज़रा सी देर भी रह ले। तो ऐसा ही हमारी ज़मीन के साथ है, ज़मीन को एडिक्शन हो चुका है यूरिया डाई का, वो एकदम से रिजल्ट नहीं शो करेगी, बशर्ते आपको उसकी एक ऐसी साइकिल बनानी होगी कि मैं तुम्हें खाना भी दे रहा हूँ और मैं तुम्हें यूरिया डाई भी दे रहा हूँ, 50% यूरिया डाई की डोसेज, 50% वर्मी कंपोस्ट की डोसेज, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई और हमने इसके बारे में जान लिया, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। लोगों को ना इसमें बिजनेस बनाना है अपना, और आपने भी 10 साल से काम कर रहे हैं, आपका भी करोड़ में रेवेन्यू है। आप कितना आगे जा सकते हैं, या वर्मी कंपोस्टिंग में अगर कोई हाथ पैर मार रहा है तो 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले समय में, या सिर्फ एक मीडियोकर कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा ये? नहीं, एक्चुअली क्या ना, वर्मी कंपोस्टिंग में लोगों ने जो प्रोफेशन में आए हैं, हर लोग अभी हमारी सस्टेनेंस मार्केट में इस वजह से है क्योंकि हमारा फोकस वर्मी कंपोस्ट बेचने पे है और लोगों को, किसानों को अवेयर करने में है, प्लस अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करने में है। अब जो नए आ रहे हैं, अच्छी बात है आए, लेकिन उनका दिमाग में क्या रहता है, फर्स्ट साइकिल के बाद ही यार मैं आप केचुआ सेल करूँगा अपना, मतलब केचुए पे आप
इतना फोकस कर रहे हो आप, अगर इतना वर्मी कंपोस्ट पे फोकस करो तो आपका बिजनेस कहाँ तक पहुँच सकता है। आप वर्मी कंपोस्ट जब उत्पादन करोगे तभी तो किसानों के पास पहुँचेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने एक यूनिट लगाई, 100 बेड की यूनिट लगाई, मेरे को 40 टन 3 महीने में मिलेगा। मेरे बराबर वाला किसान जो है वो, उसके पास 100 बीघे ज़मीन है, वो कहने लगा भाई मुझे वर्मी कंपोस्ट देना, तो 40 टन वर्मी कंपोस्ट मेरी वहीं खप गई। जी जी जी। तो मतलब आपके पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है ना, तो आप वर्मी कंपोस्ट पर फोकस करें। ये जो केचुआ है ये बाई प्रोडक्ट है। उनके बेचारों की क्या गलती जिन्होंने नई यूनिट सेट की है। मान लीजिए मेन लोगों ने भी उनको सेट ही इस तरीके से कराई है कि भाई वर्मी कंपोस्ट छोड़ देना, केचुआ बेचना है। अब तो बेचारे की उनकी भी गलती नहीं है। उनकी भी गलती नहीं है। वही है ना कि कंसल्टेंसी और ये सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं लोगों को, और बस अब वही है कि जिसने जैसे बेचा तो वो दूसरा इंसान भी ये सोचता है यार मैं छुटकारा लेता हूँ इससे, और इसी वजह से जितनी यूनिट सेट होती हैं उससे कई ज़्यादा यूनिट बंद होती चली जाती हैं। वैसे अगर आंकड़ों में बात करें अंदाजन कितनी है, 100 में से कितनी बंद हो रही होगी 2 साल के 3 साल के अंदर? देखिए 2 साल के अंदर अंदर में अगर मैं 100 में से करूँ तो मुश्किल से 10-20 ही चला पाते हैं, 80 बंद हो जाती हैं। जैसे अभी फिलहाल में मैंने देखा है यूनिट्स ना, मेरठ में तो वैसे 3-4 यूनिट्स थी जो पिछले कुछ सालों से चल रही हैं, और भी एरियाज में, लेकिन अब इतनी यूनिट्स हो गई हैं, इतनी यूनिट्स हो गई, लेकिन जब भी फैल नहीं रही हैं चीज़ें। अगर मेरा मेन फोकस वर्मी कंपोस्ट पे होगा तो मैं 10 लोगों से बात करूंगी कि भाई ये वाली खाद उपयोग में लो तुम, बहुत फ़ायदा है, तो किसान ऑप्ट करेगा। अब मेरा मेन फोकस केचुए का है तो मैं दूसरे मतलब अपने गांव के बीच में बैठ के बात नहीं करूंगी, मैं दूसरी जगह कॉल मिला के कहूँगी मैंने वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट करा है और बहुत बढ़िया है, तुम भी लगा लो, केचुआ खरीद लो। मैं तो पैसे कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, तुम भी लगा लो और तुम भी केचुआ खरीद लो मेरे से। जी जी। तो ये फोकस रह रहा है। अब इसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट आप कर रहे हैं और आपका तो बहुत साल पहले यूनिट जो था मेरे ख्याल से शहर के अंदर था। जी जी, GIC में अभी था, भी वहाँ पे है? कॉलेज में नहीं, अब तो हमने अपना लैंड ओवर कर लिया था, तो अब हमारी पूरी यूनिट किला रोड पर शिफ्ट हो गई है। लेकिन किला रोड से भी अलग, मान लीजिए अगर कोई वर्मी कंपोस्ट शहर के अंदर करता है, गाँव के अंदर भी कर रहा है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है? क्योंकि जैसे शहरों के अंदर से डेयरी को भी हटाया जा रहा है ना, तो वहाँ पे कर सकते हैं नहीं, या गांव में ब्रांडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के हैं, या सेल के लिए कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए मैंने ना 2017 में स्टार्ट करा था GIC में, वो भी सिर्फ इस वजह से स्टार्ट करा था कि लोगों को ये बताना था कि कंपोस्टिंग बुरा काम नहीं है, कंपोस्टिंग से बदबू नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है जब भी आप कंपोस्ट की बात करते हैं तो लोगों के मुंह बन जाते हैं, है कंपोस्ट से तो बदबू होगी। तो जब शुरुआत में मैंने स्टार्ट करा था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशन करा था उस काम के लिए कि आप हमारे GIC इज़ द हार्ट ऑफ मेरठ सिटी, तो GIC में कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो बदबू होगी, हमारे घरों में बदबू घुस जाएगी। एंड लोग ऊपर से चाहे कूड़ा मेरी साइड पर फेंकते थे, लेकिन उन्हें यही था कि ये तो गंदा काम है, बदबू वाला काम है। लेकिन बाद में जब उन्हें दिखा कि वाकई में इसमें बदबू नहीं है और तो ये तो मिथेनेशन भी नहीं हो रहा है इस प्रोसेस से, तो लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ कि कंपोस्टिंग घर में भी की जा सकती है और गृहस्थी में भी की जा सकती है, मतलब अपने आसपास अगर गृहस्थी है तो उसमें भी की जा सकती है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अगर आप सिटी में कर रहे हैं या आप रूरल एरिया में कर रहे हैं या अर्बन, दोनों में किसी में भी कर रहे हैं, तो आप, मैंने तो एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मैं हमेशा NOC लेके चलती हूँ। NOC लेनी पड़ती है? हाँ। जैसे मोटरसाइकिल की NOC पोल्यूशन वाली। हाँ, ऐसे ही हमारी होती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। सब लेते नहीं है लेकिन मैं लेती हूँ, क्योंकि ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैं पॉल्यूशन नहीं कर रही हूँ। तो पॉल्यूशन मतलब कि होता क्या है? वो ये सोचते हैं कि मिथेनेशन ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। अच्छा। कुछ हमारी लैंड में सिक्रीट ना हो जाए। फिर भी एक हमारा, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर काम है, तो हम एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की NOC ले लेते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आप एक इसका उद्यम आधार ले सकते हैं, उद्योग आधार ले सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर आप अपनी ब्रांड पैकेजिंग में बेच रहे हैं। पैकिंग का क्या सिस्टम है? जैसे मेरा SJ ऑर्गेनिक्स का ब्रांड है, तो अगर मैं अपने ब्रांड नेम से बेच रही हूँ तो मेरा 5% GST है। अच्छा। तो वो मुझे देना होगा। और अगर मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट लिख के बेच रही हूँ और किसानों के हित के लिए कि बस सिंपल वर्मी कंपोस्ट है, तो वो दे रहे हैं, तो उस पर हमारा GST कुछ नहीं लगता, वो एग्जेम्पशन में जाता है। तो अभी आप 50 किलो का बेच रहे हैं या 1 किलो का भी बेचते हैं? हमारा तो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो। और कहाँ कहाँ पे बेचते हैं? देखिए अर्बन गार्डनर्स हैं हमारे पास, किसान हैं हमारे पास, और टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, नर्सरीज हैं, तो इस तरीके से हमारा मटेरियल सोल्ड हो जाता है। और मतलब हम आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, हमारे यहाँ जो है
15 दिन की एडवांस बुकिंग रहती है। अब 15 दिन के एडवांस कह दिया और यहाँ पे 80% जो है वो हाँ, बंद हो रही है। बंद हो रही हैं। तो ऐसा क्या कर रहे हैं और क्या स्पेशल है कि भाई आप 15 दिन की एडवांस बुकिंग और ख़त्म हो रहा है सामान? मैंने आपसे बोला क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इफ़ यू आर गिविंग बेस्ट प्रोडक्ट, हमारी खुद की लैब इस्टेब्लिश्ड है। हम लोग ऐसा नहीं कि वर्मी कंपोस्ट खेत से बनाई और हमने बेच दी, क्योंकि बहुत सारी वीड्स होते हैं। अगर वो वीड्स कंपोस्ट में रह गए तो आपका जो पूरा कंपोस्ट है उसकी पोटेंसी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी इस चीज़ की पूरी एश्योरेंस रहती है। ये हमारे कस्टमर्स को भी पता है कि बिल्कुल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रिलायबल प्रोडक्ट मिलेगा। प्लस हमारी मार्केट अप्रोच, जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे हम अपनी मार्केट अप्रोच बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी कितने मेंबर्स हैं आपके फर्म में? जो हमने शुरुआत करी थी तो हमने सिर्फ एक मेंबर से स्टार्ट करी थी। वो आप? नहीं, लेबर थी एक मेरी। अच्छा। मैं तो थी ही उसके साथ, लेकिन लेबर थी मेरी। अब जो हमारे पास पूरी टीम है, अगर मैं ठेकेदार और ये सब लगा के देखती हूँ तो लगभग हमारी 60 से 80 लोगों की पूरी टीम है। और कितनी जगह पे अभी आप काम कर रहे हैं? नियर बाय हमारी बहुत सारी यूनिट्स हैं। अगर मेरी मेन फैक्ट्री की बात करते हैं तो वो 1.5 एकड़ में है फैक्ट्री। ऑल ओवर इंडिया में हमारी लगभग 12 स्टेट्स हैं जिसमें हमारा बिजनेस चलता है, तो हम वहाँ से भी लेते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर सिर्फ वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट को पैकिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग, पैकिंग, ये सब होता है। तो टेस्टिंग में भी आया कि बहुत सारी अभी वर्मी कंपोस्ट आ रहे हैं कि इसमें एज़ोटोबैक्टर डालते हैं, इसमें XYZ ये वाली चीज़ें डालते हैं, नीम का तेल डाल देते हैं, तो वो कुछ इम्पैक्ट डालता है या ऐसे ही कर रहे हैं? वो एक तरीके से आप ये देखिए, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बन के आया है वो सिंपल दाल है। अब दिस इज़ अप टू यू कि आपको किसका तड़का लगाना है। वो बहुत मैटर करता है। अगर आप जीरे का तड़का लगाते हो तो आपका फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाएगा, लहसुन का लगाओगे वो अलग हो जाएगा, प्याज का लगाओगे तो वो सेम वर्मी कंपोस्ट का है। अगर आप नीम ऑयल डाल रहे हो तो वो एकदम से उसकी एक्टिविटी जो है वो पेस्टिसाइडल एक्टिविटी हो जाएगा। अगर आप ट्राइकोडर्मा डाल रहे हो तो वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे दाल वगैरह में इतना बढ़िया काम करेगा कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर देगा आपके पूरे खेत में। फिर अगर आप एज़ोटोबैक्टर का लगा रहे हो तो ये मतलब इसकी भी बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस है। तो ये इस तरीके से काम करता है और बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन पूरा जो वर्मी कंपोस्ट हो वो कोटेड हो उन सारी चीज़ों से। ये नहीं कि ट्राइकोडर्मा आपने अभी लगाया और कल आपने खाद बिखेर दी। वर्मी कंपोस्ट पे अगर आप ट्राइकोडर्मा एनरिच कर रहे हैं तो लगभग आपको 15 डेज वेट करना पड़ेगा अगर आप ब्रिक फॉर्म में ब्रिक वाला ले रहे हैं। और अगर कुछ ऐसे आते हैं मदर कल्चर्स जिसमें मतलब ट्राइकोडर्मा ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है, वो अगर डालते हैं तो वो आप एकदम से यूज़ में ले सकते हैं। अब इसमें भी वर्मी कंपोस्ट जैसे हुआ, पैकिंग का भी एक जितना हमें पता है कि नियम और कायदे होते हैं, इतना मॉइस्चर उसके अंदर में होना चाहिए। अगर वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं। तो ये कैसे आप सुनिश्चित करते हैं? हमारे यहाँ तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हम टेस्ट करते हैं। अगर मैं सिंपल किसी भी मार्केट से अगर आप वर्मी कंपोस्ट लेना चाह रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें मॉइस्चर कितना है और सही है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको वर्मी कंपोस्ट उठाना है और उसका लड्डू बनाना है। अगर वो हाथ में बंद के उसमें से पानी लीच आउट नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसमें ऑप्टिमल मॉइस्चर है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में मॉइस्चर लगा हुआ है। और अगर वो जैसे होता है ना बेसन का लड्डू के हाथ मारा और टूट गया तो इसका मतलब वो बिल्कुल सही है। मतलब कि वो लड्डू बन जाए पर हाथ मारने से टूट जाए तो वो बेस्ट है। अगर पानी आ रहा है तो इसका मतलब उसमें एक्सेस मॉइस्चर लगा हुआ है, हाँ, पानी का वजन बढ़ा हुआ है। लोगों ने गोबर को 2 साल रख के उसे भी पीस के बेच दिया है, वो कैसे पता करें? वो तो देखिए कच्चेपन का एहसास होगा। जैसे अगर 2 साल पुराना बेच रहे हैं तो आप निश्चित हो जाइए कि कुछ नहीं होगा आपकी फसल को, क्योंकि वो 2 साल पुराना एज्ड है। अगर वो कच्चा सुखा के बेच रहे हैं तो आपके यहाँ खेत में दीमक आ जाएगी, वो आपको ब्राउन कलर का दिखने लगेगा, तो उसकी क्वालिटी ही अलग दिख जाएगी। जब वो पानी लगाते हैं उस पर कच्चे गोबर पर तो आपको मतलब उसमें ना ऐसा हरा हरापन दिखेगा, तो वो इसका मतलब वर्मी कंपोस्ट सही नहीं है। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट का कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर, ब्राउन टू ब्लैक कलर। ब्राउन कलर भी है तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे पत्ती पत्ती सा कुछ नहीं दिखेगा आपको। आपने छोटा सा तो बता दिया कि हमारा बहुत अच्छे लेवल पे मार्केटिंग है या ये है ना। लोग बाग एक नहीं 6 बार सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपने लेवल से थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दीजिए। कमेंट इतने हैं, शायद इस पे भी आ जाए और हमारी पुरानी वीडियोस पे भी है। 100 में से 50 कमेंट ही हैं, भाई कहाँ पे बेचे, मेरे पे बहुत सारा सामान है, मेरे से ले जा। देखिए क्या आपको थोड़े से हाथ पैर अपने मारने पड़ेंगे। अगर आप ईगो में जाके, ईगो एक होता है इंसान मार्केट में ईगो में बेचता है कि मेरा वर्मी कंपोस्ट है लो,
ऐसे नहीं होता। देखिए हर चीज़ में टाइम में लगता है। आपको क्या लगता है कि मैं आज बैठी हूँ, 2014 में तो वर्मी कंपोस्ट कोई जानता भी नहीं था। जब हम लेके गए नर्सरी पर या हम लेके गए रिटेल बीज भंडार पे, हमें 10 बार रिजेक्शन मिला। जब हम 11वीं बार गए तब उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम 2 कट्टे रख जाओ। तो ये तो देखिए हर फील्ड में होता है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन ये है कि आप कब तक उस रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं। हमेशा मार्केट में मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब आप ये सोचो कि नहीं मेरा मटेरियल बिकेगा, अब मैं बना रहा हूँ, आपके पास वाला हूँ मैं बना रहा हूँ, आप उनसे मत लो। अगर आप ये करके बेचोगे तो आपका मटेरियल कभी भी नहीं बिकेगा। हमेशा कंपटीशन फेस करिए, और थोड़ा सा रिजेक्शन मिल रहा है, एक बार नहीं दूसरी बार चले जाइए, 3 बार जाइए। आप पूछिए कि भाई क्यों नहीं रख रहे, थोड़ा बहुत तो रख के देखो, थोड़ा बहुत तो बेच के देखो, आपको भी फ़ायदा दिखेगा। तो लेते हैं लोग, ऐसी बात नहीं ये है कि किस चीज़ पे, मान लीजिए किसी का भाई प्राइसिंग पे मुझे नहीं आ रहा, हाँ? तो उसे ये वर्क करें कि भाई प्राइसिंग कैसे लेके आऊँ मैं अपनी उस लेवल पे, जब भी वर्क हो देखिए सके। क्या होता है, जो भी बड़ी ब्रांड है उसके पास बल्क में मटेरियल है, तो वो प्राइसिंग पर काम करती है। अब जैसे आपने छोटे से लेवल से स्टार्ट करा है, तो आपकी कॉस्टिंग ही उस प्रोडक्ट पर 5 रुपए की आ रही है, तो आप 4 रुपए में कैसे बेच दोगे? तो यही डिफरेंस होता है। अब लोग क्या कर रहे हैं, शुरुआत जो करते हैं वो करते हैं छोटे से स्टार्ट। अब वो डीमोरलाइज इसी वे में हो जाते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर डीमोरलाइज हो जाते हैं। मतलब अपना टाइम तो यूटिलाइज हो ही रहा है, प्लस पैसा भी लगाया है। तो एक तरीके से अगर अपनी वो कीमत मान के चल रहा है तो 20,000 का तो वो खुद बंदा लगा हुआ है उस पर, और जो उसने पैसा लगाया है, फॉर एग्जाम्पल उसने 20,000 रुपये और लगा रखा है, 40,000 रुपये में उसको 100 कुंटल खाद मिली, मीन्स 4,000 रुपये की खाद मिली। अब वो 4,000 रुपये की खाद अगर वो मार्केट में जा रहा है तो वो ये सोचेगा कि यार मेरी 10 रुपये किलो तो बिके, लेकिन मार्केट में ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है जो बल्क में बना रहा है। उसने तो लगभग जो उसने अपनी आय से लगा रखा है 50,000 रुपये उसने लगा रखे हैं लेबर पर और मशीनरी पर, और उसको जो खाद मिल रही है वो 50 टन मिल रही है। तो इस चीज़ में फ़र्क आ गया। तो वो 10 रुपए किलो क्यों खरीदेगा कस्टमर, और वो आराम से बेच रहा है, उसे प्रॉफिट मिल रहा है दूसरे वाले तो को। ये चीज़ आ जाती है। अगर आप कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट, तो पायलट प्रोजेक्ट की तरह करें कि हाँ भाई जो खाद मिलेगी वो मैं अपने इस्तेमाल में ले लूँगा। मुझे अगर कमर्शियल स्केल पे जाना है तो लगभग मैं इतने टन ऑफ कंपोस्ट से तो स्टार्ट करूँगा, ताकि जब मैं मार्केट में जाऊँ तो मेरी कंपनी का भी वजूद दिखे। चलिए, तो थोड़ा सा अभी ये तो बहुत जान लिया, अब थोड़ा सा वैसे जान लेते हैं। जब आपने बायोटेक किया है ना, उसके बाद में आना हुआ तो कुछ मज़ेदार किस्से कि भाई क्या क्या मुश्किलें हुई, घर वालों ने, बीइंग एन फीमेल है ना, मेरठ छोटा शहर, इंजीनियरिंग करा दी कि चलो यार ये गोबर वाला नहीं, बायोटेक लोगों को होता है अपना जाएंगी लैब वैब में कहीं कुछ करेंगी, है ना। तो क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी? एक्चुअली क्या ना, पहले तो मेरा करियर ही ऐसा रहा शुरू से, मेरे को बनना था डॉक्टर। अब मेरे रैंक जो थी 2018 आई, और 2000 पे मेरी सारी सीट्स फुल हो गई थी। 1 साल का मैं ऑलरेडी गैप ले चुकी थी। अब मैं घर वालों से भी नहीं कह सकती थी कि मैं 1 साल का और गैप लूँ। अब मैं फिर मेरा बीटेक बायोटेक में आया, मेरी 45 रैंक थी यूपीटीयू में। 45? हाँ 45 रैंक थी। तुम तो इसीलिए बड़े पढ़ने लिखने वाले। मतलब मैं पढ़ने लिखने वाली, अगर मेरी मैं एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन मेरे को ना कंपटीशन वगैरह क्रैक करना, मतलब इसी वजह से मुझे आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मुझे वैसी सीट मिल रही होती तो मैं कभी भी ऑप्ट नहीं करती, लेकिन मुझे ट्यूशन फी वेवर सीट मिली, मेरी फुल स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ी। अच्छा। अब जब मैंने बीटेक करा तो अब मैं गोबर में जाने लगी, तो मेरा तो बिल्कुल ही, मतलब मैं सिटी, आज तक मैं गांव में कभी गई नहीं थी, तो मेरे मम्मी तो बिल्कुल रोना धोना स्टार्ट, ये क्या गोबर ओबर के काम में पड़ रही हो तुम घर में केचुए ले आई हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम क्या क्या लेके आ रही हो, तुम तो हमारे घर में पता नहीं क्या क्या पाल लोगी। तो मम्मा ने तो खूब स्कोल्ड करा, लेकिन मेरे भाई और मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करा कि कोई बात नहीं, देख लो, अगर सही है लड़की घर से ही काम कर लेगी, वरना उसे जाना पड़ेगा नोएडा या बेंगलोर वगैरह में, क्योंकि बायोटेक का मेरठ जैसे शहर में तो बिल्कुल स्कोप नहीं है। और बायोटेक को तो ऐसी स्ट्रीम थी उस टाइम, तो कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था। तो पापा ने बहुत सपोर्ट करा, भाई ने भी, फंडिंग भाई ने ही करी, तो भाई ने भी सपोर्ट करा, फिर हमने उसको स्टार्ट करा। जब मैं गांव में जाती थी, गांव से तो मुझे और रिपल्शन मिला, वो कहते थे कि क्या ये रोज़ आ जाती है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ लड़की है, मतलब इतनी वियर्ड आंखें होती थी सबकी के, मतलब ये क्या रोज़ के रोज़ उठ के आ जाती है, और हमारी लड़कियां तो निकलती नहीं है घर से बाहर, और ये देखो गोबरों से पता नहीं क्या बना रही है। जब मैं खाद की बात करती थी किसानों से कि प्लीज़ खाद ले लो, देख लो खाद, एक बार वो करो, तो वो मेरी सुनते तो बहुत शौक से थे, क्योंकि मैं शहर से आती थी।
लेकिन लेता कोई नहीं था। वो कहते थे अरे हमारे ढोरों का इतना गोबर है, हम वही डाल लेंगे अपने खेतों में। लेता नहीं था कोई भी खाद हमारी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर बीइंग अ गर्ल, मैं खेत में जाती थी तो मेरी मम्मा को मेरे कलर की टेंशन थी कि क्या तुम काली होती जा रही हो, तुम्हें शादी करनी है, हमें शादी भी तो देखना है ना, कि शादी के लिए कभी कोई फैमिली हमें एक्सेप्ट ही ना करे बीइंग अ मुस्लिम। तुम ये हो जाए कि बताओ इनकी लड़की तो गोबर का काम करती है, ये क्या कर किस प्रोफेशन में जाती जा रही हो। बहुत ज़्यादा ये रहा, लेकिन हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सुधार आता रहता है। और फिर जब मैंने काम को पॉजिटिवली लिया और चीज़ों को पॉजिटिव लिया, लोगों को दिखाया कि हाँ गोबर के कारोबार से भी कमाया जा सकता है, और इससे भी आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक आप अच्छा काम कर रहे हो, नेचर को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो। फिर मैंने अपने प्रोफेशन को 3 चीज़ों से जोड़ा अपने ही, मतलब ये सारी चीज़ें मेरी सेल्फ बिल्ड हैं जो मैंने इसे स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा। जब मैंने नगर निगम को बताया कि आप शहर में रह के कंपोस्टिंग नहीं करा सकते, और मैं गांव से शहर में आई हूँ इसे कंपोस्टिंग को करने के लिए, और मुझे जीआईसी ने जगह भी दी है। तो उस टाइम जो थे नगर आयुक्त, तो वो मनोज कुमार चौहान थे। ही रियली प्रेज माई वर्क, और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन का बनाया। फिर पीएम मोदी सर तक मेरी वीडियोस गई कि किस तरीके से काम हो रहा है मेरठ में और शहर के बीच में हो रहा है। तो उससे लोगों को, जब मेरे न्यूज़पेपर में आया, जब जो लोग मुझे अलग अलग निगाहों से देखते थे ना, तो उनकी एकदम से वर्ड्स चेंज हो गए कि अरे भाई हमें तो पता था ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी। इतना डेडिकेशन था, सुबह ही आ जाती थी, बताओ खेतों में रहती थी, इसी लड़की को कुछ ना कुछ करना था। फिर वो अपनी लड़कियों को बताते थे, देखो अगर ऐसी मेहनत करोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाओगे। शुरुआत में फ़ंड्स की भी दिक्कत होती थी, तो लेकिन वो मैनेज होते चले गए, क्योंकि हमने फंडिंग कोई ऐसा सच थी नहीं। तो लेकिन बस यही था कि करना है तो करना है ही, और अच्छा करा मैंने करा। अब मैं पता है अपने कलीग्स को देखती हूँ तो वो वही कर रहे हैं, मतलब सेम रूटीन, 9 to 5 जॉब, कुछ नहीं तो ओवर टाइम, एंड फिर वो चलो अब जो है मैं नेक्स्ट कंपनी स्विच कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे पे स्केल। मेरी लाइफ में एटलीस्ट सस्टेनेंस है, मेरी शादी भी हो गई मेरे बच्चे भी हो गए। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों को कहते हैं ना कि अगर, मतलब मेरे हिसाब से जो लड़कियों को कहते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई तो आपका करियर रुक जाता है, करियर नहीं रुकता। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और आप अगर मैनेज कर सकते हो तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और सिर्फ अपना नहीं, साथ में सभी का सोचना चाहिए हमेशा। देखिए जो आपके अंडर में काम कर रहा है, कभी भी आप ये मत सोचो कि ये मेरी वजह से खा रहा है। हमेशा ये सोच के चलो कि मैं इसकी वजह से खा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये काम नहीं करता तो मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ भी। इस तरीके से काम को लेके चल रहे हैं तो आप कभी भी वो नहीं होंगे। मैंने 24 घंटे दिए हैं अपने बिजनेस को। मैं अब भी अगर मुझे कोई कह देना कि रात में तुम्हें ये काम है, तो मैं अलकसाती नहीं हूँ कि मेरा यार बताओ मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ और जब भी मेरी जान को कितने झमेले हैं। अगर यही सोचते रहोगे तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाते रहोगे। फिर आप ये सोचोगे कि यार इस बिज़नेस को छोड़ के मैं दूसरा, मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार इस बिज़नेस के साथ साथ और क्या किया जाए। तो ये चीज़ें रहेंगी और हमेशा लाइफ में नई चीज़ें। अब अगर मैं ये सोचती कि वर्मी कंपोस्ट है तो बेड बन गया, बेड में से खाद निकल रही है, खाद छन के चली जाएगी, मेरे पास और ऑर्डर्स हैं ही। तो ऐसा नहीं, हमेशा अपने काम को बढ़ाते हुए चलो। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं अपने काम को बढ़ाती हुई चलूँगी। जैसे आपने पूछा 100-200 करोड़ का किया जा सकता है एम्पायर, क्यों नहीं किया जा सकता। एग्रीकल्चर और ग्रासलैंड्स एक ऐसी नीड है जो कभी भी कंजम्पशन ख़त्म ही नहीं हो सकता। इंडिया तक सीमित क्यों रखा जाए, अगर हम इसे इंटरनेशनली लेके जा सकते हैं और इसे अगर हम सप्लाई करते हैं एट लो कॉस्ट, पीपल विल डेफिनेटली बाय इट। और 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ तक भी कंपनी पहुंच सकती है। अब इसमें एक माइंडसेट जो मैंने अभी नोटिस किया, आपने कहा कि आप स्टार्टिंग में ही अपने स्वच्छ भारत मिशन से कि भाई ये चीज़ें हो रही है, ये माइंडसेट आना, ये कॉन्सेप्ट आना और इतनी हिम्मत आना कि मैं ऐसे लोगों पर, भाई वो अपने आप तो आ ही नहीं गए होंगे जादू की छड़ी से भाई कोई आ रहा है, आप गए होंगे, आपने बताया होगा। कैसे माइंडसेट आपने जनरेट किया कि मुझे ये रास्ता जाना है, ऐसे हो सकता है काम, उनके पास जाऊं या ये जाऊं, या दूसरी चीज़ भी साथ में ऐड ऑन कर देता हूं कि यार वर्मी कंपोस्ट हो गया लेकिन 2 साल बाद कंपटीशन आ जाए तो और बेटर कुछ ऐसा चीज़ कि मुझे कोई compete कर ही ना पाए। ये कैसे माइंडसेट आता और क्या किया जाए? मैंने जब स्टार्ट करा था, मैं सत्यमेव जयते की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो उस टाइम आमिर खान के शो पर एक श्रीनिवासन सर आए हुए थे
तो मैंने उनकी वीडियो देखकर मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात करी कि हम ना एक काम करते हैं, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम गायें भी पालेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग भी करेंगे और ये सब करेंगे। लेकिन वही है कि उन सब के हाथ में ऑफ़र लेटर आते उनका माइंड चेंज हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में वो हमेशा इम्प्रेग्नेट करती रही चीज़ कि नहीं, मेरे को ये करना है। तो मैंने, ऑल्दो मेरे पास भी ऑफ़र लेटर था, लेकिन मैंने डिनाई करा कि वाई टू गो टू चंडीगढ़, मैं यहीं पे ही देखती हूँ जहाँ मेरे पापा ने इतना इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा और हेल्प करके अगर हो जाता है तो बेटर हो जाएगा। तो जब मैंने उसको ही सीख लेके अपने माइंड में लेती हुई चली। तो मैं जो गई थी, मेरे दिमाग में ये था कि किस तरीके से नगर निगम से जुड़ा जाए, किस तरीके से मंडी से जुड़ा जाए, ताकि मुझे मेरा फोकस था कि मंडी वेस्ट मुझे उठाना है अपनी गायों के लिए। जी जी। तो अब जब मैं मिली थी उस टाइम, मैं किसी और नगर आयुक्त सर से मिली थी, कुशवाहा सर थे उस टाइम, बहुत ही जेन्युइन थे वो इनफैक्ट उस टाइम मेरे साथ मेरी साइट तक आए। और मेरा उस टाइम कुछ भी काम नहीं था, मेरा नेग्लेजिबल काम था, मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं उन्हें कहाँ बिठाऊं, मेरे पास एक चेयर तक नहीं थी उस टाइम। तो जब आए, लेकिन वो तो अब चले गए, लेकिन जो ऑफिसर्स थे उनको मैं याद रही कि हाँ, शी इज़ डूइंग फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। तो गावड़ी में प्रोजेक्ट लगा, ऑल्दो वो तो चल रहा है कि नहीं चल रहा मुझे पता नहीं, गावड़ी में नगर निगम का प्रोजेक्ट लगा था किला रोड पर। तो वो लोग फिर दोबारा मेरे पास आए कि हमें देखना है तुम्हारा, बहुत अच्छा लगा। अब जब मैं GIC पहुंची तो उन्हीं ऑफिसर्स ने नगर आयुक्त सर को बताया, जो दूसरे आए थे, कि एक लड़की है जो कर रही है और किला रोड पर है। तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि हम किला रोड पर तुम्हारे पास आना चाहते हैं। मैंने बोला मैं GIC में हूँ। तो वो कहने लगी GIC में कैसे, मतलब गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में तुम्हें जगह कहाँ से मिल गई और किसकी हेल्प से ले ली तुमने जगह? तो मैंने कहा नगर निगम वालों ने दी नहीं मुझे जगह। तो फिर मैंने अपने थोड़े से लिंक्स बढ़ा के मैंने GIC से जगह ली और मैंने 3 साल तक काम करा। तब उन्हें पता चला कि वाकई में यार यहाँ पे तो कुछ स्मेल नहीं है, और जो भी रिपल्जन रहा इनने कमिश्नर सर से भी खुद ही सॉर्ट आउट कर लिया, हमारे तक कोई बात नहीं आई है। तो उन्होंने भी मुझे एक जगह दी थी, उन्होंने मुझे जगह दी कमेले पर, मतलब वहीं मेरठ में ही है, बहुत अच्छी लैंड है वो, मतलब बहुत क्रीमी लैंड थी। उस टाइम मेरे को जो रिपल्जन मिला, मेरे को वहाँ के आसपास के लोगों से रिपल्जन मिला जो पार्किंग करते थे। वो कहने लगे कि यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि स्मेल आएगी। मैंने उनसे कहा भी GIC में कोई स्मेल नहीं आती, वहाँ पे तो लोगों के घर भी हैं। लेकिन उन्होंने रिपल्जन करा, उन्होंने केस वेस दायर कर दिया, तो जिसकी वजह से वो मुझे लैंड नहीं मिली। लेकिन फिर भी अगर अब मैं ये सोचूं मुझे लैंड नहीं मिली, मैं उसी केस में लड़ती रहती, तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती। अब इसमें इतने सालों से जैसे आप काम कर रहे हैं, 10 सालों में, अगर मैनेजमेंट, आपने वो तो बता दिया कि अपने जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से रखना है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें आपने सीखी और इससे आगे आपको प्रॉब्लम आई? वो तो स्टार्टिंग फेज है, बीच में। एक्चुअली देखो क्या होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लेबर रिपल्जन, लेबर आपका बीच में काम छोड़ के चली जाती है। तो मैं हमेशा असिस्ट यही करती हूँ कि आप अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत नो हाउ आप भी रखिए। कभी कभार ऐसा होता था कि दिवाली की छुट्टी पे लेबर तो चली गई गांव और हमारा ऑर्डर अर्जेंट में है, तो हमें लेबर लेके आनी पड़ रही है दूसरी और उसे सिखाना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम। कभी कभार ऐसा हुआ कि मेरा पूरे का पूरा बेड में से केचुआ ही गायब हो गया, अच्छा, मर गया। क्यों? क्योंकि उसमें हीट ट्रैप हो गई। अब मैं तो लेबर से रोज़ हाथ डलवा के देख रही हूँ, लेकिन उसने देखी नहीं। तो इसलिए आपको प्रेजेंस अपनी रखनी ज़रूरी है साइट पर। फिर कभी कभार ये होता था कि मटेरियल में से शिकायत आई, अगर कोई शिकायत आई है तो आपको उसका रिजोल्यूशन देखना है कि किस तरीके से करना है। ऐसा भी हुआ है कि मैंने पूरी गाड़ियाँ वापस मंगा ली हैं। तो मतलब ये मेरे कॉन्स थे और अब मैंने उनको इरेडिकेट करा। मतलब कि वो गलतियां थी, उन्हें सुधारा। ये नहीं है कि यार इसे, ये नहीं कि नहीं यार, अरे अब उसका फ़ोन आएगा तो मैं अब उससे कैसे बात करूं यार, अब मैं इसका फ़ोन ही नहीं उठाता, कोई बात नहीं, रहन दो इसका फ़ोन नहीं उठाते। तो मतलब ऐसे नहीं होता। अगर वो कस्टमर भी समझता है कि भाई ये नेचुरल चीज़ है और इसमें कुछ ना कुछ कम बढ़ती हो जाता है, तो मेरी पूरी गाड़ी वापस आई और उस लॉस को मैंने बियर करा। मतलब बिजनेस में हमेशा ऐसा नहीं है कि फ़ायदे आते हैं, लॉसेस भी बहुत बार आते हैं। अब इसमें जैसे सर्दियों की बात करें, शिमला और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जो अपने ठंडे इलाके और पहाड़ी क्षेत्र हैं, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, करें तो कैसे करें, बर्फ़ पड़ने लगती है। इन एरियाज़ में जैसे मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर आप कर रहे हैं तो पॉली हाउस के थ्रू ही करें, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन में चला जाता है कि पानी अगर आप खोलते हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू तो फिर भी ठीक रहता है, कश्मीर में अगर आप हाइट्स में पानी खोलते हैं तो वो भी बर्फ़ बन जाती है।
तो गोबर का तो क्या ही हो जाना है। तो पॉली हाउस में रिकमेंडेशन रहती है कि आप पॉली हाउस में करिए, और पॉली हाउस में सबसे अच्छी खाद वहाँ पर बन जाएगी। और बहुत सी जगह जैसे ज़्यादा बारिश होती है ना, तो आपने बताया कि इसमें केंचुए का भी डर है कि भाई केंचुआ इधर किधर भाग ना जाए, तो उसमें कैसे कंट्रोल करें? देखिए, अगर ज़्यादा जगह बारिश हो रही है तो उसमें भी यही है कि आप पॉली हाउस में रिकमेंड करेंगे हम लोग, या शेड हो उसके ऊपर। पानी मतलब कि भरना नहीं चाहिए? भरना ऐसा? नहीं चाहिए। अगर पानी भरा हुआ है और अगर 2 से 3 दिन तक पानी भरा हुआ है यूनिट पर, तो केचुआ के चांसेस बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है। मतलब कि रहेगा या नहीं रहेगा, या भाग नहीं रहेगा, जाएगा, या मर जाएगा। मर जाएगा, जो भी केस होगा। जी। पहले 1-2 साल में तो दिक्कत हो गई, लेकिन क्या कभी ऐसे बीच में हुआ कोई इंस्टेंस कि भाई आ गए हो, कोई अधिकारी है वो बंद हो जाएगा, है ना, या ये दिक्कत हो गई है तुमसे, ओहो अरे यार ये दिक्कत कैसे कर दी मैंने, अब क्या होगा? 2016 की बात है, जब मैं गांव में काम करती थी लैंड लीज पर लेके, तो किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी कि ये लड़की पता नहीं रोज़ आती है और हमें तो लग रहा है ये गांव में कोई नकली खाद बनाती है। मतलब उन्हें गोबर की खाद नकली खाद लग रही थी। अब जो इंस्पेक्शन ऑफिसर थे उन्होंने मेरे पास कस्टमर बन के आए, वो छापा वगैरह उन्होंने करा, एंड वो कहने लगे कि भाई तुम नकली खाद बना रही हो, कहाँ है तुम्हारा गोडाउन, दिखाओ मटेरियल कहाँ है तुम्हारा। मैंने उनसे कहा जिस खेत में खड़े हो यही है खाद, ये रही वर्मी कंपोस्ट है। वो कह रहे वर्मी कंपोस्ट कब से नकली खाद हो गई? वो खुद शौक में, और मेरे दिमाग में ये यार ये मेरा काम वाम ना बंद कर। जब तो उस टाइम तो मैं लिटरली बच्ची थी, और मेरे को अगर कोई आके कुछ भी कह देता था तो मैं तो रोने लगती थी। और मैं टेंशन में इतने सारे, कोई इस वाले खेत से आ रहा है, कोई इस वाले खेत से अधिकारी आ रहा है, और अच्छा, वो कह रहे हैं ऐसे था क्या कि जैसे हाँ, पुलिस का दे रही है? छापा, दबिश टाइप्स। और मैं और मेरे भाई और मेरी एक लेबर होती थी उस टाइम, वो हम बीच में, और हमें इतनी बेइज्जती सी महसूस हो रही थी कि मतलब हम कितना गलत काम कर रहे हैं। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोगों को अच्छे और बुरे काम में कोई फ़र्क ही नहीं पता। तो मतलब ऐसे इंस्टेंस हुए, बस अब क्या कह सकते हैं लोगों का। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, वो भी मुझसे इतने खुश हो गए। मतलब करा तो उन्होंने उसके लिए था कंप्लेन, लेकिन वो मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि मुझे उन्होंने कृषि विभाग से जोड़ लिया। उन्होंने फिर मेरे से बहुत सारे अवेयरनेस कैंप करवाए, फिर मैं बहुत जगह गाँवों में गई। बुरे की जगह अच्छा हो मेरे गया। लिए बहुत अच्छा रहा। वर्मी कंपोस्ट का सारी चीज़ जान ली, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स कि भाई अगर किसी के पास खाद है तो जब कितना खर्चा आ जाएगा, खाद नहीं है गोबर मतलब कि, तो वो कितना खर्चा आएगा, कैंचों का कितना आता है, पन्नी का कितना आता है, ये पूरा डिटेल में बताइए। इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारा वर्मी कंपोस्ट का डिपेंड करता है कि गोबर की कॉस्टिंग, जो हमारा केचुआ है वो एक तरीके से कैपिटल कॉस्ट है। वो आपको एक बार खरीद लिया, आपको अगर बेड्स बढ़ाने हैं एक्सेस में, अगर उसे ज़्यादा बढ़ा के चलने हैं तो आप खरीदेंगे बाद में, वरना अगर आपने एक बार केचुआ खरीद लिया है तो आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा। जो हमारी गोबर है, अगर आपके गोबर इजीली अवेलेबल है तो आपको 40 से 50 पैसे पर केजी मिलता है गोबर। कहीं कहीं हमने यूनिट्स लगाई हैं जहाँ पर हमने गोबर 1.5 रुपये किलो भी लिया है, क्योंकि वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का और गोबर का बहुत लोग महत्व समझते हैं, और लोगों को मतलब उसको खेत में डालना होता है, तो इस वजह से हमें 1.5 रुपये किलो तक भी मिला है वर्मी कंपोस्ट। इसमें पॉलीथिन की कॉस्ट की बात करते हैं तो पॉलीथिन की कॉस्ट, अगर हम 30 बाय 4 फीट का बेड बनाते हैं तो वो लगभग आती है हमारी 450 से 500 रुपये की ब्लैक कलर की पॉलीथिन आती है। फिर आता है हमारा पुराल, अगर आपके यहाँ पर इजीली अवेलेबल है तो 250 रुपये बेड की आती है। ये रिड्यूस होती रहती है, हर साइकिल में 10% रिड्यूस होती है। जो पुरानी आपने पुराल ली है वो आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम केचुए की बात करते हैं तो वो 300 रुपीज़ पर केजी है, अगर वो ट्रू आइसीनिया फेरिटा है। हमारा जो है, देखिए मैं जो अपना बता रही हूँ, विद कंसल्टेंसी होता है हमारा, जिसमें हम पूरी एक साइकिल की जिम्मेदारी लेते हैं आपके केचुए ना मरने की। अगर केचुआ बाय चांस आपकी गलती से मर जाए या कुछ भी कैजुअलिटी आती है तो हम अर्थवर्म भी वापस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये होता है। वैसे अगर आप विदाउट वैसे लेते हैं तो 200 रुपीज़ पर केजी भी मिल जाता है, 250 रुपीज़ पर केजी भी मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ अर्थवर्म। और अर्थवर्म जो है हमेशा 1 kg में 1000 पीस ऑफ अर्थवर्म होते हैं। ये मत करिएगा कि कोई आपको 150 रुपीज़ पर केजी दे रहा है तो उसमें वो गोबर मिक्स करके दे रहा है और वो 1 kg का पैसा गोबर के साथ दे रहा है, तो इस तरीके से नहीं होता है। तो हमेशा अर्थवर्म जो है वो गोबर हमें डालना इस वजह से होता है ताकि हमारा अर्थवर्म
बना रहे। और अगर हम अर्थवर्म सिंपल निकाल के ऐसे ही दे देंगे तो अर्थवर्म के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वर्मी कल्चर इज़ अ काइंड ऑफ फूड, और उसे हम खाद की नज़र में देखते हैं तो वो इट्स अ काइंड ऑफ इनोकुलम जैसे हम दही के लिए जमाव का काम करता है, ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी कल्चर जमाव का काम करता है। उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए बहुत फास्टन करते हैं। आपने बताया कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गोबर है, गोबर हर बार आपको डालना पड़ेगा, मतलब कि एक बार निकालेंगे डालना है। फिर दूसरा आपने बताया कि वो पुराल 10% रिड्यूस होगा, आपका 90% जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा ही है, वो पिछले वाला यूज होता रहेगा। पन्नी कितनी बार चलती है? पन्नी देखिए डिपेंड करती है कि आप कितनी बार चलानी है। अगर वो फट गई है पन्नी, मीन्स अगर फावड़ा लगा है तो आपको दोबारा रिप्लेस करनी होगी। जी, अगर फावड़ा ना लगे तो कितने दिन चल जाएगी? लगभग 2 से 3 साल आराम से खिंच सकती है। तो ये अपनी 3 चीज़ें। और अगर लेबर की कॉस्टिंग माने इसमें, अगर आप लेबर से बहुत बढ़िया काम ले रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं ₹1.25 किलो से लेके ₹1.5 किलो तक, या ₹1.80 भी लेके जाते हैं तो तैयार खाद हमें लेबर दे देती है। बेड्स, रैकिंग, छनाई, ये तीनों प्रोसेस साथ करके लेबर के ये 3 प्रोसेस होते हैं। तो आपका ₹1.80 लेबर, 50 पैसे से 60-70 पैसे तक आपका वो हो गया, ₹2.50 के आसपास में हो गया। फिर आपका पुराल हो गया। एक बेड पे कितने का लगता होगा आपका? पुराल इस टाइम महंगा मिलता है क्योंकि कॉम्पैक्टर से कटवाते हैं लोग, हाथ से नहीं कटवाते, तो लगभग ₹600 कुंटल मिलता है। एक बेड पे 600? हाँ, नहीं, एक बेड पे लगता है लगभग 400 के आसपास का। 400 के आसपास का, तो 10% का उसमें खपत हो जाता है। तो ये हो गया आपका ₹40 का, उस पे आ गया, है ना। तो पर केजी के हिसाब से मेरे ख्याल से 4 पैसे या 40 पैसे जितना भी, 4 पैसे पड़ेगा शायद। अच्छा, हाँ, 4 पैसे के समथिंग में वो आ गया अपना। और फिर इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ईंट हुआ या ये सारी चीज़ें हो, ये हो गया। और अपना कैंचुए को तो लगाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि कैंचुआ तो डबल है ये। हाँ, वैसे डबल होता है, वैसे कैपिटल कॉस्ट में इसे काउंटिंग नहीं करते हम ऑपरेशनल में। अच्छा, तो अपना ₹3 के समथिंग में, ₹3 से ₹3.5 किलो की कॉस्टिंग आती है अगर आप कमर्शियल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें आता है जैसे हम क्वालिटी टेस्टिंग कराते हैं, तो हमारी जो क्वालिटी टेस्टिंग होगी तो उसमें भी ऑब्वियसली पैसा लगेगा, टेस्टिंग में लगेगा, तो टेस्टिंग में पैसा लगेगा, पैकेजिंग में पैसा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगेगा। अच्छा, हाँ, ये तो सारी चीज़ें हम भूल ही गए। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में कितना लगता है? जैसे अगर हम दिल्ली का मान के चलते हैं तो दिल्ली का ₹1 पर केजी का मानते हैं हम। ₹1 पर केजी का, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना टन मंगा रहे हैं। अगर बल्क में है, फॉर एग्जांपल 14 टन का है तो 80 पैसा लगता है। ₹1 लगा लेते हैं, ₹1 लगा लेते हैं। और अगर हमारा 1 टन 2 टन हम देते नहीं है क्योंकि गाड़ी का भाड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपका वो हो गया। फिर टेस्टिंग में कितना लग जाता है? देखिए, टेस्टिंग में लगभग अगर मोटा लेके चलते हैं तो 50 से 60 पैसा टेस्टिंग के आसपास में लगता है। 50 से 60 पैसा, तो ₹3.5 था, ₹4 ये हो गया, ₹1 अपना लाने ले जाने का हो गया। और फिर पैकिंग का या ये पैकिंग का डिपेंड करता है कि कितने केजी की पैकेजिंग है। और आप मान लीजिए 50 केजी की है तो कितना? 50 केजी में तो लगभग हमारे को जो कट्टा है, अगर वो BOPP है तो वो लगभग ₹40 का कट्टा आना है, और अगर आपका HDPE है तो वो 25 से ₹27 का कट्टा आएगा। तो ₹40 का और 40 किलो है तो ₹1 किलो ये लग गया, ₹1 किलो लगेगा, है ना। तो ये ऐड ऑन हो गया, कितना होता? 5 हुआ था ना? हाँ। तो ₹6 ये हो गया। और इससे अलग मिसलेनियस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सामान खराब हो गया, मतलब ₹5 से ₹6 का। अगर आप वैसे देखिए, वैसे जो कॉस्टिंग है, अगर मैं सीधा ऑपरेशनल की कॉस्टिंग बात करती हूँ, ₹3.5 किलो में हमें खाद मिल रही है। ये तो बेचने की और ले जाने की और सारी चीज़ें। हाँ, ये सारी जो आगे के एडिशनल कॉस्ट हो रही हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो रही हैं। अगर आप लैब टेस्ट करा रहे हो तो लैब टेस्टिंग की कॉस्ट है। तो ये फिर एज़ेटोबैक्टर और फलाना डाल रहे हैं तो उसका भी अपनी कॉस्टिंग है। लेकिन हम लोगों को इस वजह से पता नहीं चलता क्योंकि हमारा निकलता है टन्स में। अभी हमारी प्रोडक्शन ही 500 to 600 टन्स है। तो वही मैंने बताया था कि जैसे जैसे आपका कमर्शियल वायबिलिटी बढ़ती जाती है किसी की भी ये सारी चीजें की कॉस्टिंग अपनी कम होती चली जाती है। अगर आप ये सोचो, फर्स्ट साइकिल में मेरी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ केचुए की वजह से आती है, और आप जितना भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने टीन शेड डलवाया है, स्टोर बनवाया है, एक गोडाउन बनवाया है, एक ऑफिस बनवाया है, तो ये सारी कैपिटल में कॉस्ट में काउंट होती हैं। ये जो वर्मी कंपोस्ट बेड पे बन गया है, बनने के बाद में किसी किसान के पास में पहुंचना है, किसी के भी पास में पहुंचना, बीच का प्रोसेस क्या है? जैसे छनाई, उतार, कितनी बार उतार होता है,
है ना, कब फिर दूसरे बेड पे ट्रांसफ़र करते हैं, पूरी डिटेलिंग बताइए। क्या होता है कि जैसे आपने बेड लगाया, जो हम बेड लगाते हैं हम 2.5 महीने की साइकिल मानते हैं, हम आफ्टर 30 to 45 डेज उतार लेना स्टार्ट कर देते हैं। इन बिटवीन मॉइस्चर और टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट होती है हमेशा सूखी उतरती है, तो शुरुआत में तो हम बेड्स में पानी अच्छा लगाते हैं, फिर उसी हिसाब से हम मॉइस्चर रिडक्शन करते हुए चलते हैं। अब जब हमने मॉइस्चर रिडक्शन करना है तो हमें इसका टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर बढ़े ना, क्योंकि हम पानी नहीं लगा रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है, फिर हम इस पे से उतार लेते हैं। उतार लेने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने मशीन एरिया में। उतार हो जाते हैं? देखिए क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जल्दी उतार ले रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी उतार ले रहे हैं तो आपको कम कम खाद मिलेगी, मीन्स आपके 5 से 6 उतार भी जा सकते हैं। और अगर आप कम कम उतार ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा खाद मिलेगी एक ही बार में। हम ज़्यादा उतार लेते हुए चलते हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर का अबंडेंस है और हम बेड पर मटेरियल छोड़ नहीं सकते। हमें यह है कि जल्दी से आएगा तो हम लिक्विडेट कर देंगे। तो 4 से 5 उतार भी हो सकते हैं और 7 से 8 उतार भी हो सकते हैं हर बेड का, सहूलियत के हिसाब से, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब फिर उसके बाद छनाई होगी, रिफाइनिंग होगी। रिफाइनिंग के बाद उसमें मॉइस्चर मेंटेन किया जाता है। फिर मॉइस्चर मेंटेन करने के बाद हमारा क्वालिटी एनालिसिस होता है। क्वालिटी एनालिसिस के बाद फिर हम उसको पैकिंग करते हैं। पैकिंग के लिए क्यों करते हैं? छनाई, जो उसमें मोटे मोटे मटेरियल्स होते हैं। अब क्या, गोबर जो है वो थोड़े बहुत मोटे मोटे, जब पानी लगता है तो रोड़े बन जाते हैं, और उतार के टाइम पर जब हमारा कुरेदा श्रवल ऐसे मूव करता है तो उस टाइम हमारा मटेरियल चिपक जाता है। अब जिस भी कस्टमर को चाहिए, उसे चाहिए चाय की पत्ती जैसा वर्मी कंपोस्ट, तो उसके चक्कर में हमें रिफाइनिंग करनी होती है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जो हमसे बगैर छना हुआ खाद भी ले लेते हैं, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए उसकी छनाई करते हैं। छनाई करने के बाद उसे हम सेल आउट कर देते हैं। और मॉइस्चर, जैसे आपने बताया मॉइस्चर का आप मैनेज करते हैं, तो कैसे, पानी डाल के या कैसे, मतलब क्या होता है, पानी नहीं डालते। पहले तो हम देखते हैं कि हमारे मटेरियल में मॉइस्चर है कितना। अगर उसमें मॉइस्चर अच्छा खासा है तो हम उसमें पानी नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट पैकेजिंग पर भेज देंगे। और अगर हमें पानी लगाने की एक्सेस मात्रा पड़ रही है तो हम ऐसा नहीं कि तुरंत पानी लगा के तुरंत पैक कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे वाटर विल्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम उसे 1 या 2 दिन पानी लगा के छोड़ते हैं ताकि उसका एक एक कण अच्छे से मटेरियल पानी एब्जॉर्ब करे और माइक्रोब्स पैदा हों। अब इसमें अगर प्रिजर्व करने की बात करें, वर्मी कंपोस्ट जो अपनी चीज़ों को रखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सारी चीज़ों को, कितने दिन तक आप इसको रख सकते हैं आपके यहाँ पे? मान लीजिए अगर आपने टेस्ट किया हो, आपका तो चलिए 15 दिन में चला जाता है, लेकिन अगर कोई रखे और कोई अगर ख़रीद के इतने दिन रखे कि इतने दिन बाद ख़राब हो जाएगा, भाई यूज़ कर लेना, वो क्या है? देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे 5 किलो का कट्टा लिया, 5 किलो पे 10% मॉइस्चर होगा। 5 किलो तो मतलब 5 किलो पे हमारा 500 ग्राम का मॉइस्चर हो गया। अब इसमें माइक्रोब्स हैं जो कि खाते हैं, क्योंकि नेचर की ये टेंडेंसी है कि वो हर चीज़ को रिड्यूस करता हुआ चलता है, डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज। तो वर्मी कंपोस्ट उसके बाद भी डिकम्पोज होगा। तो मीन्स आपका, अगर आपने उसे 6 महीने तक करा है तो आप ये मत सोचे कि मेरा मटेरियल डिकम्पोज हो गया, मतलब और ज़्यादा आपको रिफाइंड कंपोस्ट मिलता जा रहा है, बशर्ते आपको उसका मॉइस्चर लेवल मेंटेन करके रखना है। क्योंकि माइक्रोब्स हमेशा उस जगह पर मिलेंगे जहाँ पर नमी होगी। और वर्मी कंपोस्ट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें गुड माइक्रोब्स होते हैं। आपकी अगर 1 साल पुरानी भी खाद है तो आप उसमें अगर मॉइस्चर मेंटेन करके उसे आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 इयर्स आराम से आप प्रिजर्व कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट को, और 3 इयर्स भी आफ्टर 3 इयर्स भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते पानी लगा हुआ हो। 3 साल यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर कभी ऐसा हो ये वर्मी कंपोस्ट बन गया, क्या वर्मी कंपोस्ट बने हुए को भी हम दोबारा एज एन कंपोस्ट कराने के लिए मटेरियल डाल सकते हैं? नहीं, आप ऐसा मत करिए। अगर कर रहे हैं तो फिर आप उसमें काट लगाइए, मतलब उसमें एयरेशन करिए। क्या होता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हमारे से बहुत से लोग ऐसे लेके जाते हैं कि हम ना, मैंने बताया था जैसे जमाव की तरह काम करता है ये, इसमें माइक्रोब्स बहुत सारे होते हैं जो डिकेइंग माइक्रोब्स हैं। तो अगर आपने वर्मी कंपोस्ट को गोबर पर डाल दिया है और आपने उसे 1 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया और उसमें आप रूटीनली काट लगाते हुए चल रहे हैं, तो आपको बहुत उम्दा क्वालिटी का कंपोस्ट मिलेगा। गोबर कितना पुराना इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, हम तो लगभग जो मंगाते हैं हम 30 डेज़ का गैप में मंगाते हैं, 30 to 45 डेज़ के। उसके 2 रीज़न है। अगर आप ताज़ा गोबर मंगा लेंगे तो आपका बेड फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
प्लस आपका जो इसमें गोबर में नमी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको ऑर्गेनिक मैटर का मिलेगा ही नहीं। जो 40% खाद मिल रही थी वो आपको 20% खाद मिलेगी। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा स्टोर करा हुआ गोबर मंगाएं। और ये जो वर्मी वॉश होता है ये क्या चीज़ है? मतलब ये एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट एक पाउडर फॉर्म है और वर्मी वॉश एक लिक्विड फॉर्म होता है जो कि प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। ये एक तरीके से हम तो इसे ग्लूकोज कहते हैं कि अगर आपका प्लांट मर भी रहा है और अगर आपने वर्मी वॉश डाल दिया तो एक तरीके से उसको जान मिल जाएगी। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लूकोज टू द प्लांट। न्यूट्रिएंट रिच मीडियम होता है, इसमें माइक्रोब्स का भरमार होता है, जो भी गुड माइक्रोब्स हैं उसका भरमार रहता है। जो हल्का हल्का सा पानी लीच आउट होता है हमारे वर्म्स की बॉडी पे से उतरता हुआ जो पानी जाता है उसको हम वर्मी वॉश कहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं वर्मी बेड्स में वर्मी वॉश बनाते हैं। तो आपको पानी कलेक्ट जो करना है वो बिल्कुल कंसंट्रेट फॉर्म में करना है। हम लोग बैरल्स में बनाते हैं वर्मी वॉश और 45 डेज की साइकिल जो है वही एक वाटर जो है उसको ही रिपीट करते रहते हैं जिससे हमारे को बहुत कंसंट्रेट फॉर्म में मिलता है और उसको हम पानी में मिला के फिर हम अपने खेतों में या बागवानी में इन सब चीज़ों में उपयोग में ले सकते हैं। और इसमें वो कितना रखते हैं? मतलब कि केंचुआ जैसे आपने उसमें बताया, केचुआ जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट में जब हम वर्मी कंपोस्ट के बेड बनाते हैं तो उसमें हमारे वर्मी कंपोस्ट पे फोकस होता है। उसमें हम अंडे वगैरह की वजह से सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अर्थवॉर्म डालते हैं, लेकिन वर्मी वॉश बनाने के लिए ये जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। इसमें हमें केचुए की कंसंट्रेशन ज़्यादा लेनी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा 1 किलो गोबर है तो इसमें लगभग 2 से 3 किलो हमारा केचुआ होना ही चाहिए। अच्छा, जब जाके आपको वर्मी वॉश प्योर फॉर्म में मिलेगा। और उसको ही पानी को रीयूज करते रहे। पानी को अगर आपको कंसंट्रेट फॉर्म में करना है तो आप उसको दोबारा उसी बैरल में डाल के दोबारा आप निकालते रहिए। जैसे इसमें ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की बात करें तो फार्मर्स लगा तो लेते हैं, है ना? क्या ट्रेनिंग एंड सपोर्ट होना चाहिए? और साथ में एक और चीज़ कि इस चीज़ से कैसे बचे कि वहाँ से ट्रेनिंग सपोर्ट भाई कहने के नाम पे आ गया लेकिन केंचुआ बेच दिया, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे भाई, चलो अच्छा है कर लो, है ना? वो दिक्कतें हो रही हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए इसमें क्या ध्यान करना है, एक तो आपको पहले सही तरीके से अपना माइंडसेट करना है कि मुझे कितने बेड से जाना है। आपको लोग कितने भी बेड कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से चलिए आपको कितने बेड से जाना है। लेकिन मैं कहूँगी कमर्शियल वायबिलिटी 50 बेड से कम में आती ही नहीं है क्योंकि आपको लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाएगी। फिर बात करते हैं जो हमारा कंसल्टेंसी होती है। अगर आपको जैसे चाहिए या तो आप पहले सीखें कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट होता है, कैसे बनता है, कैसे उतार होता है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एजेंसी ऐसी ले लें कि जो आपको पूरा सिखा दे बनाना, आपको लेबर की टाइम टू टाइम विजिट कराता रहे, बेडिंग के टाइम पर जब रीबेडिंग हो के कितना केचुआ होगा, कितना मल्टीप्लाई होगा, इस हिसाब से आपको कंसल्टेंसी ले सकते हैं आप। और ये कैसे पता करें कि भाई बहुत सारे हैं, जैसे हमें भी पता चलता है वर्मी कंपोस्ट में आज के टाइम पे सबसे बड़ा स्कैम है वैसे तो, है ना? बहुत सी जगह जैसे केंचुए का मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसमें भी कंसल्टेंसी बता तो देते हैं लेकिन चिन्हित कैसे करें कि भाई वो आते ही नहीं आदमी महीने दो महीने? देखिए कि वो बंदा काम कब से कर रहा है ये आपको देखना होगा। ये नहीं कि क्या होता है वर्मी कंपोस्टिंग में सबसे बड़ा स्कैम, जैसे आपने कहा, वो केचुआ बेचने का स्कैम हो रहा है। लोग वर्मी कंपोस्ट पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि भाई हम ना वर्म्स पे फोकस करेंगे, हम वर्म्स बेचेंगे। वर्म्स बेचने के चक्कर में वो गलत तरीके भी अपनाते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। तो आप ये देखिए कि वो बंदा काम कब से कर रहा है, वो वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्षमता रखता है या उसका काम ही वो वर्म्स बेचने का है। तो आपको ये सारी चीज़ें चिन्हित करनी होंगी कि कैसे कैसे क्या कर रहा है वो, उसका पूरा बैकग्राउंड देखिए। अव्वल तो मैं ये कहूँगी कि 5 से 8 साल का अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो आप तभी उसको ऑप्ट करें। अगर वो 1-2 साल से कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर आप भी वर्मी कंपोस्टिंग करेंगे तो 2 साल तो आपको सीखने में ही लग जाएगा। लगता है आसान प्रोसेस है, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें, आप एक तरीके से नेचर से जुड़ रहे हैं और नेचर में कब क्या चेंज आ जाए आपको उसके लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है। अब इसमें लास्ट में आप एक छोटा सा संदेश, जो लड़कियाँ हैं, है ना, आपने इतनी यंग एज में शुरू किया और आज 10 साल से एक पूरा डेकेड हो गया आपको करते हुए और अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर आपने आपको सेट किया, तो कोई भी लड़कियां, किसान, यूथ
को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि भाई आपको ये करना चाहिए, या ये अच्छी चीज़ है, या आपको निकलना है तो इससे बाहर ऐसे निकल सकते हैं? देखिए, लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है अगर एग्रीकल्चर फील्ड में आती हैं तो, क्योंकि इसमें आपको कहीं, अगर आप गांव में रहती हैं तो आपको कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाना। आपको बस अपने बाबा से परमिशन लेनी है कि बाबा बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने खेतों में ये करना चाहती हूँ। और मतलब लड़कियों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड बेस्ट है। जब लड़की अपने बाबा के लिए रोटी बना के दे सकती है कि आप खेतों में खाओ, तो लड़की अपने बाबा के साथ जा भी सकती है और कर भी सकती है। आजकल तो हर जगह पर लड़कियों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो इस जगह पर भी मैं ये कहूँगी कि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, और आप लोगों का माइंड, मैं कह रही हूँ वर्मी कंपोस्ट नहीं, अगर अलग एग्रीकल्चर में और भी चीज़ें हैं जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि आपको मैनेजिंग, लड़कियों में मैनेजिंग पावर बहुत अच्छी होती है। उसे ये पता है कि इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पे ये होना है। टाइम बाउंडेशन, टाइम टेबल फॉलो करना लड़कियों से अच्छा बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने भाई को भी तैयार करके भेज रही है कि भाई मैंने तेरा लंच बना दिया है, तुझे जाना है। तो एक तरीके से टाइम टेबल वो फॉलो कर रही है। तो मतलब लड़कियां के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्रीकल्चर में, और अगर आप वर्मी कंपोस्ट में आना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया है। मैं तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ गर्ल, अब तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और मेरा कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं था जब मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो आई वुड से कि आप लोग भी इस प्रोफेशन में आ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सना जी, आपने इतना समय दिया और इतनी डिटेल से हमें सारी चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच रॉबिन जी।